बच्चों, मैं प्रिया राठौर आज आपका इस क्लास में बहुत स्वागत करती हूं क्योंकि आज आपका फेवरेट चैप्टर आ रहा है। कई बच्चे कमेंट सेक्शन में लिख रहे थे कि मैम ये चैप्टर करवाओगे या नहीं यूट्यूब पे। तो भाई उसका रीजन मैं आपको बता चुकी थी कि हमने पहले चैप्टर 10 क्यों किया। तो आज हम करने वाले हैं नया वाला चैप्टर, यानी कि नया वाला धमाका, और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्लास 11th का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स, यानी कि जैव अणु। और सभी तरह से, क्योंकि भाई थोड़ी सी केमिस्ट्री आ जाती है और आपको पता ही है बायो वालों का जो है केमिस्ट्री और फिजिक्स से नाता कम ही होता है। ठीक है, हालांकि मेरी फिजिक्स वीक जरूर है, केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। ठीक है, चलिए तो आज शुरू करते हैं। आज इंट्रोडक्टिव पार्ट रहेगा। चैप्टर फ्लो क्या है भाई? चैप्टर फ्लो तो बहुत लंबा है। रासायनिक संगठनों का विश्लेषण कैसे करेंगे पहले हम देखेंगे, फिर प्राथमिक और द्वितीयक उपापचय, इसको थोड़ा हम बाद में करेंगे क्योंकि पहले ये आप पढ़ेंगे, उसके बाद आपको ये चीज समझ में आएगी। वृहद जैव अणु, प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड्स, न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन की संरचना, एक बहुलक में एकक को जोड़ने वाले बंधों की प्रकृति, ये टॉपिक्स हैं। शरीर अवयवों की गतिक अवस्था, उपापचय की संकल्पना, जीव का उपापचय आधार और जीव अवस्था, और लास्ट में एंजाइम्स। ठीक है, सब कुछ पढ़ेंगे। अगर शॉर्ट में मैं आपको समझाऊं तो इस चैप्टर के जो बेसिक पार्ट हैं वो कुछ ऐसे हैं, अभी बताते हैं क्या है भाई। इंट्रोडक्शन करेंगे आज उसमें रासायनिक संगठनों का विश्लेषण कैसे करें, कैसे निकालें उन्हें, उसके बारे में पढ़ेंगे। और काफी कुछ 2-3 चीजें हमें देखनी है। तो भाई चैप्टर का नाम है जैव अणु, तो पहले जैव अणु को समझना है आपको। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि इस चैप्टर में हम क्या करने वाले। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम जो बेसिक हमारा रहेगा इस चैप्टर का वो ये रहेगा कि हमें जैव अणु के अंतर्गत कुछ चीजें पढ़नी है, जिसमें सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे, नंबर 1 पे। उसके बाद हम नंबर 2 पे प्रोटीन की तरफ गमन करेंगे। फिर हम इसी में अमीनो अम्ल भी आ जाएंगे क्योंकि प्रोटीन अमीनो अम्ल से बने होते हैं। उसके बाद हम शुरू करेंगे न्यूक्लिक अम्ल, और फिर लिपिड यानी कि वसा। ये 4 चीजों पे पूरा चैप्टर बेस है, अगर मैं शॉर्ट में इसका एक चैप्टर फ्लो बनाऊं तो। अब इसी में अलग अलग कहानियां हैं जिसे हमें पढ़ना है। तो आज हम शुरू करते हैं जैव अणु कि भाई ये बायोमोलिक्यूल क्या है। तो मॉलिक्यूल की परिभाषा तो आपने पढ़ी ही होगी, है ना, कि भाई 2 परमाणुओं के मिलने से जो चीज बनती है उसको मॉलिक्यूल या अणु कहते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे शब्द है बायोमोलिक्यूल। तो भाई जब हम हमारी कोशिका की बात करते हैं, यानी कि सेल की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि हमारी एक सेल है प्यारी सी, सुंदर सी, जय कोशिका मैया। अभी क्या है इसके अंदर, देखो हम कहते हैं जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है? सेल है, जीवन की। लेकिन अगर हम सेल को भी और छोटा करना चाहें और हम ये कहें कि इस ब्रह्मांड की सबसे छोटी इकाई क्या है, अगर लिविंग या नॉन लिविंग दोनों में गिने, तो हम कहते हैं कि परमाणु। ठीक है, लेकिन परमाणु क्या है? सेल में कभी भी कोई चीज, आपने सुना होगा परमाणु बहुत एक्टिव है, बहुत चंचल मन का है। जैसे हम कहते हैं लक्ष्मी बहुत चंचल होती है, पैसा, वैसे ये परमाणु बहुत चंचल होता है। इसका जीवन जो है वो चंचलमय होता है, ये कभी भी अकेला नहीं रह पाता, इसको चाहिए कोई साथी। तो ये हमेशा क्या बना लेता है? ये अणु बना लेता है। और अगर हम सेल के अंदर की चीजों को देखें, जो कि हम सेल पढ़ के आए हैं, तो भाई सेल में हमने देखा कि एक प्यारा सा न्यूक्लियस होता है और बहुत सारे कोशिकांग होते हैं, और इन कोशिकांग में दुनिया भर की चीजें भरी होती है। कभी बोलते हैं हम एंजाइम है, कभी कहते हैं कोई हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, कभी कोई कहते हैं भाई ये वाला केमिकल है, कभी कहते हैं वो वाला केमिकल है। दिन भर केमिकल केमिकल करते रहते हैं। तो इनडायरेक्ट वे में मैं ये कहना चाह रही हूं कि रसायन है इनके अंदर, रसायन है। ठीक है, तो अगर मैं सेल्स की भी कोई छोटी इकाई ढूंढना चाहती हूं तो मैं ये कहूंगी कि सेल की छोटी इकाई रसायन है। और क्योंकि रसायन, केमिस्ट्री तो पढ़ी होगी आपने, है ना। केमिस्ट्री में क्या कहते हैं कि सबसे छोटा परमाणु है, और परमाणु मैंने कहा चंचल रहता
है ना, जीवन उसका अकेला नहीं बिता सकता, वो अणु की फॉर्म में रहता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सेल में भी अगर हम कुछ छोटा ढूंढना चाहें, चाहे वो डीएनए भी क्यों ना हो, भाई डीएनए भी कोई वही तो बना नहीं है। अभी डीएनए की संरचना थोड़ी सी आपको दिखाएंगे 12th में और देखोगे, और मेरा एक प्रैक्टिकल आएगा जहां मैं आपको डीएनए दिखाऊंगी, है ना, कि डीएनए दिखता कैसा है। ठीक है, तो डीएनए जो है वो भी क्या मिलके बना हुआ है, कुछ केमिकल्स, फॉस्फेट, पेंटोस शुगर, अभी सब पढ़ने वाले हैं हम, इन सब से मिलकर बना होता है। तो ऑल ऑफ द कंटेंट ये है कि हमारी कोशिका का भी आधार क्या है, अणु है। ठीक है, लेकिन हम कह रहे हैं कि कोशिका जीवन की इकाई है, मतलब कि जीव की इकाई है। तो भाई इस जीव में जो अणु पाए जा रहे हैं उनको हम क्या कह सकते हैं, जैव अणु कह सकते हैं। यही हमें पढ़ना है कि कोशिका में ये जो भंडार लगा हुआ है चीजों का, दुनिया भर की खतरनाक चीजें जो आपने इसमें डाल रखी है, इनको क्या कहते हैं, जैव अणु कहते हैं। अभी एक परफेक्ट परिभाषा हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज मैं आपको बताती हूँ कि एनसीईआरटी और बाकी सारी बुक्स को अगर हम ध्यान में रखें तो हमारी जो एनसीईआरटी है प्यारी वाली, वो कहती है कि जैव अणुओं में हम पक्षपात करेंगे। देखो मैं तो पक्षपात करती नहीं हूँ, आपको पता है, मैं तो समानता का भाव रखती हूँ, सबको पढ़ती हूँ, सबको पढ़ाती हूँ। लेकिन एनसीईआरटी कहती है कि जैव अणु सिर्फ कार्बनिक पदार्थ होते हैं। कार्बनिक पदार्थ क्या है, याद करो मेरा चैप्टर 1 जहां पे मैंने आपको समझाया था कि कार्बनिक पदार्थ क्या कहते हैं, है ना। और केमिस्ट्री तो आप पढ़ ही रहे होंगे, तो आपको पता होना चाहिए कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं। मैं पहले समझा चुकी हूँ काफी बार, पहले चैप्टर में भी और उसके बाद एक और चैप्टर में कहीं समझाया था मैंने। तो भाई कार्बनिक पदार्थ है वही जैव अणु है, तो बेचारे अकार्बनिकों का क्या हुआ। तो दूसरा एनसीईआरटी अपने आप को कवर करती है इस चीज से कि भाई कोशिका में जितनी भी चीजें हैं, जितने भी रसायन हैं, तो उन्होंने इमेजिन किया कि मान लो ये कोशिका एक स्विमिंग पूल है। ठीक है, अब ये कोशिका स्विमिंग पूल है और उसमें जितना भी सब कुछ भरा पड़ा है, चाहे वो कोई भी रसायन होगा, अब उसमें हम पक्षपात नहीं करेंगे, हम कार्बनिक भी बोल दें, हम अकार्बनिक भी बोल दें, मतलब जितने भी अणु हैं, सभी अणु, चाहे वो कार्बनिक हो चाहे वो अकार्बनिक हो, उन सभी को भी हमने एक नाम दिया, क्योंकि फिर इसको बुरा लग जाएगा, ये बोलेगा दिन भर बस कार्बनिक कार्बनिक, हमारा क्या होगा। तो भाई इनको क्या कह दिया, इनको एक टर्म दी गई है और उसे हम कहते हैं कोशिका पुल या सेल्यूलर पूल। स्विमिंग पूल होता है ना भाई, ये भी एक पुल है जिसमें सारे कोशिकांग तैर रहे हैं, है ना, सारी चीजें तैर रही है। तो भाई ये भी क्या है, सेल्यूलर पुल है, कोशिकीय पुल। हिंदी में क्या कहेंगे इसको, कोशिकीय पुल। ये आपको ध्यान रखना है, मजे नहीं आ रहे मेरे को, है ना, समझ गए ना। सेल्यूलर पुल किसे कहते हैं कि कोशिका के अंदर जितने भी रसायन भरे हुए हैं, कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ भरे हुए हैं, उन सब को सामान्य रूप से सेल्यूलर पुल कहा जाता है, पूल। ठीक है, पूल। समझ में आ गई बात, इतनी बात समझ में आ गई। तो अब हमने ये कह दिया कि हम तो भाई जैव अणु की परिभाषा में सिर्फ कार्बनिक लोगों को ही काउंट करेंगे, तो हम ये कहेंगे कि कार्बनिक हमारे पास ये है, और इसीलिए हम इस चैप्टर पे इन महान वीआईपी लोगों को पढ़ेंगे, क्योंकि हम सिर्फ जैव अणु पढ़ना चाहते हैं और ये कार्बनिक है। कई बच्चों का सवाल है कि भाई सेल्यूलर मतलब सेल में क्या अकार्बनिक पदार्थ नहीं होते, तो ये देखो ये लिखा है कि भाई सेल में जो कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों पदार्थ हैं वही सेल्यूलर पुल कहलाते हैं। सेल्यूलर पुल का फोटोग्राफ देखो जरा, अरे पुल, ये देखो। कोशिका का औसत संगठन क्या है, मतलब अगर हम एक कोशिका को देखें, उसको निकालें, उसमें सब कुछ देखें, तो कोशिका में 70%, और ये आपको याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो चीज इंपॉर्टेंट होगी मैं बता दूंगी, टेबल तो बहुत है, गम तो जमाने में बहुत है, लेकिन याद किसे रखना है वो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तो भाई जल जो है वो 70 से 90% है हमारी सेल के अंदर। प्रोटीन जो है वो 10 से 15% है। कार्बोहाइड्रेट 3% बेचारी,
लिपिड उससे भी कम 2%, फिर भी मोटे हुए जा रहे हैं। और न्यूक्लिक अम्ल 5 से 7%। और न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं ये तो बताना मेरा फर्ज बनता है, और आपको पहले से पता होना ये ज्यादा फर्ज बनता है आपका, डीएनए और आरएनए। ठीक है, और आयंस की अगर हम बात करें तो 1%। ठीक है, तो ये है हमारा क्या, सेल्यूलर पुल। स्विमिंग पूल ये है, ये कंपोजिशन है हमारी एक सेल का। अब इसमें देखो प्लांट, एनिमल, ये वैरायटी आ जाएगी, है ना, लेकिन हम कॉमन सेल्स की बात कर रहे हैं, ना तो आप मेरी सेल की बात कर रहे हैं, ना आपकी, ना किसी प्लांट की, कॉमन, सबका मालिक एक, कौन, गूगल। ठीक है, तो भाई ये जो है ये हम इनकी बात करें तो ये है हमारा सेल का कंपोजिशन। अब बात कर लेते हैं जैव अणु की। तो जैव अणु क्या है उसकी परिभाषा वैसे नीचे आ जाएगी, पर मैं आपको यहां पे लिख देती हूं। कोशिका के या कोशिका में पाए जाने वाले सभी कार्बनिक, जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक पदार्थों को जैव अणु कहा जाता है। बायोमोलिक्यूल, मॉलिक्यूल कहते हैं या कहा जाता है। ठीक है, जो भी लिखना चाहो, जैसी जिसकी श्रद्धा। क्या बायोमोलिक्यूल है हमारे पास, मेनली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल और लिपिड। अब ये जो आपने खतरनाक काम कर दिया है कि ये बायोमोलिक्यूल है, ये आपने कैसे पता किया बताओ। तो उसके लिए आपकी एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी दे रखी है ये वाली, और क्वेश्चन पूछा गया है भाई कि रासायनिक संगठनों का विश्लेषण कैसे करेंगे। अब ये रासायनिक संगठन क्या है, तो अभी जो मैं आपको बोल के आई हूं कि हमारी सेल जो है वो विभिन्न प्रकार के अणुओं से मिलकर बनी हुई है, रसायनों से मिलकर बनी हुई है। ये जो हम कार्बनिक और अकार्बनिक और कोशिकीय पुल की बात कर रहे हैं वही क्या है, रासायनिक संगठन है। कि हमारे सेल में जो केमिकल कंपोजिशन है, ये जो हमने भेदभाव कर रखा है कार्बनिक और अकार्बनिक ने, ये कैसे पता चला। तो उसके लिए आपको एक्टिविटी दे रखी है, ज्यादा कोई उसमें नहीं है, अपने घर की बात है ना, वैसी सी एक एक्टिविटी है। जीवों में कार्बनिक यौगिक किस रूप में मिलते हैं, ये एक बड़ा सवाल है जिसके आंसर हम 4 दे चुके हैं पिछले वाले बोर्ड पे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक अम्ल। हम किसी भी जीव उत्तक जैसे सब्जी, यकृत का टुकड़ा आदि ले सकते, कुछ भी लो, हम तो सेल की बात कर रहे हैं, है ना, कोई भी सेल उठा के ले आओ, प्याज ले लो, है ना, ये ले लो, क्या कहते हैं, सब्जी बोला है, पालक ले लो, कुछ भी ले लो, को लेकर खरल और मुसल। अब ये खरल और मुसल क्या है, जिसको मॉर्टल और पेस्टल्स बोलते हैं, है ना, वो क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ तो उसको हिंदी में हिमान दस्ता बोलते हैं, है ना, इंग्लिश में तो मॉर्टल एंड पेस्टल बोलते हैं उसको, इंग्लिश वाला तो मुझे पता है, और हिंदी वाले नाम तो देखो जैसे जितने लोग उतने नाम, जिसमें मम्मी वो अदरक लहसुन और ये सब पीसती हैं, कुछ भाटे पे भी पीसते हैं, वो उसमें क्या करना है, हमें इस जो भी हमने लिया है मटेरियल, सब्जी वब्जी जो भी लिए उसको पीस लेना है, कचुम्बर निकाल देना उसका, किस सहायता से, ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल में भिगोना है। ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल, चलो आज केमिस्ट्री टेस्ट करते हैं। ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल मतलब कुछ ऐसा, वैसे ये ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ट्राइक्लोरो कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, एसिटिक अम्ल तो बना नहीं है, CH3COH लगाना पड़ेगा। ठीक, ये है क्या है, तो भाई इसमें ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल के साथ हम क्या कर लिए, निपटा दिए, इसको पीसते हैं। जिसके बाद गाढ़ा कर्दन, अब ये कर्दन क्या होता है भाई, स्लरी, एक पेस्ट सा आ जाएगा आपके पास, है ना, पेस्ट बन जाएगा।
पेस्ट बना देना है। पुनः इसे महीन कपड़े में रख कर कस कर निचोड़ कर के बाद हमें 2 अंश प्राप्त होंगे। अब ये जो आपको मिला है केमिस्ट्री की, आपने वो फनल तो देखी ही है ना, उसके अंदर आप केमिस्ट्री के अंदर फिल्टर पेपर ले लो लैब के अंदर, और घर पे कर रहे हो तो भाई कपड़ा ले लो, क्या ही फर्क पड़ता है, छानना ही तो है। उसके अंदर इसको लेकर छान लो तो आपको 2 तरह की चीजें मिलेगी। पहली, चाय छानी है कभी? हाँ छानी है। ऊपर चाय में चाय पत्ती रह जाती है, नीचे चाय आ जाती है, ठीक वैसा ही यहाँ पे होगा। ऊपर कोई चीज बन जाएगी जिसको हम कहेंगे रिटेंट, रिटेंटेड का मतलब बचा हुआ, ठीक है। और यहाँ पे जो आया है उसको कहेंगे निस्यंदन, यानी कि फिल्ट्रेट। दो चीजें आ गई हैं हमारे पास। भाई बीकर तो बना दो मैम, नीचे गिर गया सारा, ठीक है, आधा बीकर। तो यहाँ पे फिल्ट्रेट आ गया है। तो हमें क्या है, अब ये जो 2 चीजें मिली है इनका कुछ नाम है, अभी मैं बताऊंगी, उसको हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। अभी तो खाली कहानी को सुनो आप अच्छे से। एक अंश जो अम्ल में घुला हुआ है उसे निस्यंदन कहते हैं। ये क्या था? ये अम्ल था। तो भाई अम्ल के अंदर हमने इसको घोला था, तो अब अम्ल के साथ घुल के जो नीचे मिला है वो तो क्या है? निस्यंदन है, फिल्ट्रेट है, ठीक है। दूसरा अंश अम्ल में अविलेय रहा, अविलेय रहा, वो ऊपर ही छन जाएगा, आएगा ही नहीं अम्ल के साथ। जो ये बचा हुआ है ना, ये तो फिल्ट्रेट है, और ये जो बचा हुआ है उसको क्या कह रहे हैं? धारित, यानी कि रिटेंटेड, जिसको मैंने इंग्लिश में रिटेंटेड लिखा है, धारित। ठीक, धारित कह देंगे। इन दोनों के कुछ नाम है जो मैं आपको बाद में बताऊंगी, यहाँ पे लिख देते हैं। इसको कहते हैं सूक्ष्म अणु, जिसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। माइक्रो बायोमोलिक्यूल, माइक्रो बायोमोलिक्यूल। और ये जो बचा है, ये जो बचा है इसको कहते हैं मैक्रो बायोमोलिक्यूल। सूक्ष्म, और ये हो गए वृहत, है ना। अब कोई बच्चा मेरे से ये मत पूछना मैम वृहत क्या होता है ना। ऐसे खतरनाक वर्ड आप पूछते हो ना, कभी कभी मुझे शर्म आ जाती है कि मैं हिंदी मीडियम से, अरे वृहत वृहत ऐसा एक किसी ने पूछा हुआ है मुझसे यूट्यूब कि मैम वृहत क्या होता है बताओ। जिंदगी मेरी बर्बाद हो जाती है जब मैं ऐसे शब्द सुनती हूँ कि वृहत और सूक्ष्म। ये तो प्योर हिंदी के वर्ड है, हमें ना पैदा नहीं होते उससे पहले से पढ़ते आते हैं कि वृहत क्या होता है, सूक्ष्म क्या होता है। तो वृहत का मतलब बड़ा, इसलिए यहाँ पे लिखा है मैक्रो, और सूक्ष्म का मतलब छोटा, जिसको कहते हैं छोटा। तो भाई जो छोटा होगा वो नीचे छन जाएगा। भाई छन्नी में क्या छनेगा नीचे? जिसके कणों के साइज जो है, हमने जो छन्नी ली है उससे छोटे होंगे तो वो छन के नीचे आ जाएंगे। तो फिल्ट्रेट होंगे वो सूक्ष्म होंगे, क्योंकि छन के नीचे आ गए हैं, इसलिए उनको हम सूक्ष्म अणु कह रहे हैं, सूक्ष्म जैव अणु। और जो ऊपर रह गए हैं वो बड़े थे इसलिए छन नहीं पाए, ठीक है, तो छन नहीं पाए तो उनको हम वृहत अणु कह देंगे। अब इन दोनों के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि ये क्या है। आगे आ जाओ। एक वियुक्त, एक सूक्ष्म शुद्ध यौगिक होता है। विश्लेषणात्मक तकनीक का प्रयोग कर किसी भी यौगिक के आणविक सूत्र व संभावित रचना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इसी तरह से और भी चीजों को, जो भी आपके पास चीज है उसको आप ऐसे ट्राइग्लिसराइड में या किसी और सॉल्यूशन के अंदर घोल के और छान के, और जो कंपोनेंट हमें मिले हैं, जो फिल्ट्रेट हमें मिला है, जो ऊपर वाली चीज हमें मिली है, उसके रासायनिक संगठन और अणुओं के बारे में आप जानकारी कर सकते हैं। टेस्ट तो करने शुरू कर दिए होंगे आपने केमिस्ट्री के अंदर। हम जब क्लास 11 में पहली बार गए थे ना, हमें बड़ा क्रेज, और लैब ले जाएंगे, टेस्ट करेंगे। और फिर मैम जो होती थी, वो मैम कहीं सुन नहीं रही हो, मैम कभी नहीं आती थी, तो हमारा प्रैक्टिकल का टर्न होता था, तो मैम होती तब तो सब डिसिप्लिन में करना पड़ता था, इतना डालो, इतना करो, और क्या बना है, क्यों नहीं बना है, लिखो, नोट करो। जब मैम नहीं होती तो फिर हमारी कारस्तानियाँ शुरू हो जाती थी। हम ये मिलाया, इसमें क्या बना, ये मिलाया। एक बार तो हमने लैब में आग लगा दी थी, है ना। मुझे डांटनी पड़ी थी क्योंकि मैं उसमें नहीं थी, मैं बस प्रमोट कर रही थी, अच्छा ऐसे करो, है ना, उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं, डांट पड़ जाएगी ना फिर। तो जिसको डांट पड़ी, फिल्टर पेपर जला दिए हमने, सिंक में आग लगा दी, फिर डांट भी पड़ी। 2 दिन तक हमें
प्रैक्टिकल करने को नहीं मिला। तो भाई ऐसा है। और हम क्या करते थे, लैब असिस्टेंट जो हमारे होते थे ना, उनसे, अच्छा मेरे को तो ज़रूरत नहीं पड़ती थी, मैं बड़ी सिंसियर थी, मुझे सब प्रैक्टिकल ऐसे ओरली याद थे। अब याद नहीं है, लेकिन उस टाइम याद थे अच्छे से। तो किस में क्या डालना है, कब डालना है, कौन सा कलर किसका होगा, ऐसे। तो हम क्या, जो वीक बच्चे होते हैं ना, वो लैब असिस्टेंट को ऐसे पटा के रखते थे कि प्लीज़ भैया, है ना, क्या आपने दिया, हमें, आपको भी दिया जाता होगा, एक पाउडर जैसा कुछ भी दे देते हैं आपको, वो केमिकल ही होता है, आपको उसमें से निकालना पड़ता है कि उसमें कौन से आयन है, उसमें सल्फर है कि उसमें लेड है कि उसमें एल्यूमिनियम है, ये आपको पता करना होता है टेस्ट करके। और उसके टेस्ट्स होते हैं सारे जो आपको याद होने चाहिए, टेस्ट कर करके। और उसमें भी देखो रिस्क रहता है, ज़रूरी नहीं है आपने जो निकाला है वो सही हो। तो वो लैब असिस्टेंट को ऐसे सेट करके रखते थे, प्लीज़ भैया एग्जाम में बता देना ना कौन सा पाउडर दिया है। वो मिक्स करके देते थे ना, तो मिक्स करने का काम मैम तो करती नहीं थी, लैब असिस्टेंट सर करते थे। तो बस उनसे सेटिंग, ठीक है। चलिए, जीव ऊतकों में मिलने वाले सभी कार्बनिक यौगिकों की जैव अणु कहते हैं। ये परिभाषा आ गई है भाई, ठीक है। कोशिका में लिखो जीव ऊतक। अब मैं ऊतक बोलूं या कोशिका बोलूं, कोई भेदभाव कर रही हूं क्या मैं? हमें पता है कोशिका से ही ऊतक बनते हैं। तो जीव ऊतकों में मिलने वाले सभी कार्बनिक पदार्थ, है ना, इस पे जरा जोर दे, सिर्फ कार्बनिक पदार्थों को हमने इसके अंदर लिया है। और कार्बनिक पदार्थ मैं आपको बता चुकी हूँ 4 है। अब कई बच्चे अकार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं, तो देखो ये फॉस्फोरस है ना, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ये सब क्या है, ये अकार्बनिक पदार्थ है। क्योंकि इनमें कार्बन हाइड्रोजन नहीं है। कार्बन ऑक्साइड इसका जरूर एक्सेप्शन है कि इसमें कार्बन होते हुए भी ये अकार्बनिक है, लेकिन जनरली हम कहते हैं कि अकार्बनिक पदार्थ में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं होते और उनके बीच में सहसंयोग होते भी हैं तो सहसंयोजक बंध नहीं होता, ठीक है। तो जीव ऊतकों की थोड़ी मात्रा को लेकर अब दूसरा क्या कर सकते हैं हम, जो भी आपने मटेरियल लिया है उस जीव ऊतक पर्ण या यकृत जो भी आपने लिखा है कि थोड़ी मात्रा को तोलकर यह नम भार कहलाता है। आप उसको वेट कीजिए, वेट मतलब वेइंग मशीन में उसको तोलिए, है ना, उसको तोलेंगे तो कुछ भार आएगा, लेकिन अभी वो गीला है, पत्ती जो आपने ली है या सब्जी जो आपने ली है वो क्या है, गीली है, तो उसको हम कहेंगे नम भार, ठीक है, मॉइस्ट वेट कहते हैं उसको। अब इसको क्या कर लेना है, शुष्क कर लो, धूप में सुखा दो, गर्म कर लो, गैस पे रख दो, कैसे भी रखो, गैस पे रखोगे तो जल जाएगा, तवे पे रखना, जिससे अपूर्ण संपूर्ण जल वाष्पित हो जाता है। अब क्या होगा भाई, H2O सारा निकल जाएगा, जो हम कह रहे हैं कि कितना % है हमारी सेल में, ठीक है। हम कह रहे हैं ना यहाँ पे इधर वाले में कि हमारी सेल में 70 से 90% वाटर है, तो भाई अगर हम इसको वाष्पित कर देंगे तो बची हुई चीजें यही बच जाएंगी सिर्फ, ठीक है। तो हमने क्या किया, वाटर को इवेपोरेट कर दिया, वाष्पित कर दिया, बचे हुए पदार्थ से शुष्क भार प्राप्त होता है। अब वापस उसको तोलो तो अब जो भार हमें प्राप्त होगा वो शुष्क होगा, शुष्क का मतलब ड्राई, ठीक है। यदि ऊतकों को पूर्ण रूप से जलाया जाए, अब हम उसे जलाने का काम करें, सब करने वाले हैं अभी, जलाएं तो सभी कार्बनिक यौगिक ऑक्सीकृत होकर गैसीय रूप कार्बन डाइऑक्साइड या जल वाष्प में अलग हो जाते हैं। देखो कार्बनिक पदार्थ जितने भी होते हैं ना, ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये जितने भी हैं, ये क्या होते हैं, जब आप इनको ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हो तो ये किस में परिवर्तित हो जाते हैं, ऑक्साइड्स में, है ना, ऑक्सीजन से कंबाइन कर लेते हैं और ऑक्साइड्स बना देते हैं, ठीक है, अलग अलग। जैसे प्रोटीन है तो वो अपना ऑक्साइड बनाएगा, टूटेगा पहले, तो भाई पहले टूट के फिर ऑक्साइड बनाएगा। कार्बोहाइड्रेट है वो अपना ऑक्साइड बनाएगा, है ना, जैसे ग्लूकोज है, सुक्रोज है, ये सब अपने ऑक्साइड्स बनाएंगे और इवेपोरेट हो जाएंगे। नीचे क्या बचेगा, नीचे जो बचेंगे वो अकार्बनिक होंगे, क्योंकि अकार्बनिक पदार्थ ऑक्सीजन से कंबाइन नहीं करेंगे, वो उड़ेंगे नहीं, ढीठ है, ये नाराज है हमसे कि पहले ही सारा क्रेडिट कार्बनिक को दे रखा है, हमें कुछ नहीं दिया, हम नहीं जाते, हम उड़ेंगे ही नहीं, ठीक है। बचे हुए पदार्थ को भस्म कहते हैं। भस्म का मतलब राख जिसको आप कहते हो, ठीक है, राख, राख मिला दिया, राख में मिला दिया हमने अकार्बनिक पदार्थ को।
इस वाष्प में अकार्बनिक तत्व जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि है। सारे आयंस आपने पढ़े ही हैं, 2-4 मैंने ऊपर भी लिख दिए, सल्फर, फास्फोरस जो भी है वो सब क्या बच गए हैं, अकार्बनिक पदार्थ। और इन्हीं को आपको निकालना होता है लैब के अंदर। आपको बोलते हैं इसमें से कौन सा अकार्बनिक पदार्थ है, जरा निकालो। कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, जल्दी से निकालो फटाफट। कार्बनिक यौगिक जैसे सल्फेट, फॉस्फेट आदि अम्ल घुलनशील अंश में मिलते हैं। अब उसमें भी देखो, आपने थोड़ा सा क्लास 10th पढ़ी होगी, है ना, पता है आपको कि सारे जो हमारे मेटल हैं या नॉन मेटल भी है, वो हर किसी में नहीं घुलता। कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो जल में अच्छे से घुल जाते हैं, है ना। कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो गर्म जल में घुलते हैं, कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो ठंडे जल में घुलते हैं, और कुछ ऐसे जो घुलते ही नहीं है, ढीठ प्रकार के। तो भाई इसमें से जो ये सल्फेट है, फॉस्फेट है, ये तो आसानी से घुल जाते हैं। मैग्नीशियम का आपको पता है, मैग्नीशियम जैसे है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, इनको कहते हैं कि ये थोड़ा सा देर से घुलते हैं पानी में, है ना, जल में इतना जल्दी रिएक्ट नहीं करते, नॉर्मल वाटर्स में घुलते नहीं है, इनको थोड़ा सा पानी गर्म चाहिए, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जो ठंडे में भी घुलते हैं। तो भाई ये जो चीज़ें हैं उसके हिसाब से हम इनको अलग करेंगे। ये सारे टेस्ट आपको केमिस्ट्री में करने हैं, अभी तो हम सिर्फ कहानियां पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब क्या है, ये जो हमने जीव और निर्जीव पदार्थों में पाए जाने वाले, अब अगर हम पूरा ओवरऑल डिस्कशन करें इस अर्थ पे, जो कि आपको ये टेबल दे रखी है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बता देती हूँ। इंपॉर्टेंट वो थी जो हमने पहले वाले देखी थी, ये बस आप एक नज़र डाल दो, क्योंकि एनसीईआरटी ने दे रखी है, इज्जत करनी पड़ेगी इसकी। हाइड्रोजन कितना है, अर्थ पे कितना है, भूप्रटी का मतलब वो समझते हो, क्रस्ट। भाई हमारी जो अर्थ है उसकी जो ऊपर वाली लेयर है वो क्रस्ट कहलाती है, फिर मेंटल होता है, फिर अंदर कोर होता है ना। अर्थ की बहुत सारी लेयर्स है ना, तो उसमें ऊपर वाली जो है भूपर्पटी, जिसको क्रस्ट कहते हैं, जो जिसपे आपकी मिट्टी, सॉइल, वो एरिया आता है, ह्यूमस आती है, तो उसमें हाइड्रोजन कितनी है और मनुष्य में कितनी है। तो ये सारा ब्यौरा कुछ दे रखा है, जो आप थोड़ा सा देखें, बस इसको ज़्यादा इनको माइंड मत करें, है ना, इग्नोर भी नहीं करना है। भाई आपके स्कूल में अगर कहते हैं कि नहीं हम तो ये देंगे एग्जाम में, तो आपको करना पड़ेगा। बाकी किसी कंपटीशन एग्जाम में या नॉर्मल, मैंने आज तक कभी अपने स्कूल में या किसी और स्कूल में या और जो है मेरे बच्चे जो आते हैं उनको कभी इस तरह के क्वेश्चंस देखे नहीं है, ठीक है। सीएम राव द्वारा लिखित अंडर स्टैंडिंग केमिस्ट्री से उद्दित विश्वविद्यालय प्रकाशन हैदराबाद, ये इन्होंने लिया था, ये भी इन्होंने एक बुक पब्लिश की थी, उससे ये लिया हुआ है। तो हो सकता है आपको किसी और बुक में ये परसेंटेज और ये सब कुछ अलग अलग मिल जाए, ठीक है। समझ गए हैं आप? चलो आ जाओ। एक और है जीव ऊतक में पाए जाने वाले अकार्बनिक पदार्थ। वही हमने कार्बनिक तो देख लिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये फलाना ढिकाना सब देख लिया। अभी अकार्बनिक, क्योंकि इनको भी बना के रखनी है हमें। तो देखो सोडियम मिलता है, पोटेशियम मिलता है, कैल्शियम मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है, जल मिलता है, और यौगिक के रूप में हमें नमक जो आपका है NaCl, कैल्शियम कार्बोनेट, फॉस्फेट और सल्फेट जो है वो मिलता है, ठीक है। बात समझ में आई आपको? सल्फाइड है ये वैसे, ठीक। तो जीव ऊतकों में पाए जाने वाले अकार्बनिक अवयव ये सारे हैं। तो यहाँ पे हम आज की कहानी को समाप्त करते हैं, और जैव अणु क्या है आप समझ गए, है ना। और इन्हीं 4 जैव अणु पे हमें ये चैप्टर लेकर चलना है, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर से मैं उन बच्चों को जो अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि मैम नया चैप्टर कब स्टार्ट होगा, कई बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैम कैसे पढ़े, हमारा बैकलॉग बहुत हो गया है। भाई बैकलॉग तो आपको आपके टाइम के हिसाब से खत्म करना पड़ेगा, है ना। टाइम निकालो। अब ऐसा भी नहीं कि आप एक ही रात में टाइम निकालो, आज तो मैं 3 बजे तक जगूंगी और दूसरे दिन मैम मेरा तो सर दुख रहा है, ऐसा नहीं करना। धीरे धीरे टाइम को बढ़ाना होता है ना। आज 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ो, कल फिर थोड़ा सा बढ़ाओ, है ना। कल सुबह जल्दी उठ जाओ। और जैसे मैं तो कहती हूँ कई लेक्चर मेरे छोटे से होते हैं, जैसे आज वाला लेक्चर छोटा सा था, उसका जो टाइम बचा है उसको यूज करो। ऐसा नहीं पिछले लाइव क्लासेस चल रही है वहां पे जाके चैटिंग कर रहे हैं, तेरा नंबर क्या है, आईडी दे दे, हैं।
तो फिर कहाँ से बैकलॉग कंप्लीट होगा? नहीं होगा बैकलॉग कंप्लीट। ठीक है मैम मेरा बैकलॉग नहीं हो रहा है, तो टाइम को मैनेज करना सीखो, ठीक है, तो उसके हिसाब से जो है सही रहेगा। और वही सीरीज रखो, पहले क्लास लो, ये वाली तो लेनी है, ऐसा नहीं बैकलॉग खत्म कर रहे हैं इसको जाने दे रहे हैं, अच्छा ये बाद में पढ़ेंगे, तो ये भी तो बढ़ रहा है पेंडिंग, ये भी बैकलॉग में जा रहा है, ठीक है, इसको तो लेना ही है, साथ में बैकलॉग खत्म करना है, ठीक। तो ऐसे करो, चैप्टर लो, फिर वही उसके बाद बुक रीड करो एनसीईआरटी की, उसके बाद नोट्स देखो, नोट्स के बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखो और उसके बाद टेस्ट दो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और शुभारंभ करते हैं इस चैप्टर का, तो तब तक के लिए